in civil engineering department. I am going to teach you the subject is building and town planning. This subject are in BE second year SEM 3. So in this lecture we are going to learn earthquake resistance building. ओके अब ये लेक्चर पूरा हिंदी में है. सो चलिए स्टार्ट. पहले हमें समझना होगा कि अर्थक्वेक क्या होता है. अर्थक्वेक की सिंपल डेफिनेशन है कि अर्थ का सेक होना. अर्थ का सेक होना जिसे हम अर्थक्वेक कहते हैं. अब ये सेकिंग या तो नेचर होती है या तो मैन मेड होती है. नेचर मतलब प्लेट टेक्टोनिक, उसके बाद वॉल्केनो, उसके बाद लैंडस्लाइड. मैन मेड में आता है लैंडस्लाइड, ब्लास्ट. मैन मेड में आता है ब्लास्ट और एनी माइनिंग एक्टिविटी जिसकी वजह से भी अर्थक्वेक आ सकते हैं. ओके. और अर्थक्वेक का फिनोमिना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. मतलब वो लोड ट्रांसफर बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से करता है जो हम आगे समझेंगे. और दूसरी अर्थक्वेक की सबसे हैरान करने की बात है कि आप उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कब आएगा, कितने टाइम ड्यूरेशन में आएगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. हाँ, यहाँ तक आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि हाँ 2-3 साल में अब ये 1 या 2 अर्थक्वेक आ जाएंगे, इतना प्रिडिक्ट कर सकते हो. लेकिन आपका ये प्रिडिक्शन सही होगा एक गारंटी नहीं है. हाँ, और वो जो अर्थक्वेक आएंगे जो आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा. और ये प्रिडिक्शन भी इस तरह किया जाता है कि आपका आगे कोई अर्थक्वेक आ चुका है या नहीं. अगर 2-3 दिन पहले एक अर्थक्वेक आ चुका है जो 3 या 4 मैग्नीट्यूड का है तो उसके बाद आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि हाँ ये 3 या 4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है तो अभी 1-2 दिन में या 1-2 महीने के अंदर दूसरा अर्थक्वेक आएगा या इस साल में ही दूसरा अर्थक्वेक आएगा. इतना प्रेडिक्ट कर सकते हो. वो कैसे? क्योंकि पहला एक अर्थक्वेक आ चुका है 3 से 4 मैग्नीट्यूड का. राइट. तो इस तरह से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो. लेकिन एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं होता कि कब आएगा, कितने मैग्नीट्यूड का आएगा या उसकी टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, ये आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. इसलिए अर्थक्वेक थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. सेकंड उसके टाइप से इंटरप्लेट अर्थक्वेक नहीं इंट्राप्लेट अर्थक्वेक. इंटरप्लेट अर्थक्वेक क्या होता है कि इंटरप्लेट अर्थक्वेक क्या होती है कि हमारी जो प्लेट टेक्टोनिक होती है, जो 7 मेजर प्लेट टेक्टोनिक होती है उसकी वजह से आते हैं. मतलब इंटरप्लेट अर्थक्वेक क्या होता है कि सिर्फ एक प्लेट टेक्टोनिक की वजह से नहीं आता, 1 या 2 या 3 प्लेट टेक्टोनिक की इफेक्टिव उसके मूवमेंट की वजह से हमें इंटरप्लेट अर्थक्वेक देखने को मिलता है. इंटरप्लेट अर्थक्वेक क्या होता है कि सिर्फ एक प्लेट ही रिस्पॉन्सिबल होती है अर्थक्वेक के लिए, उसे कहते हैं इंट्राप्लेट. इंटरप्लेट में क्या होता है, एक से ज़्यादा 2 या 3 प्लेट टेक्टोनिक के इफेक्ट उसकी वजह से आपके अर्थक्वेक आते हैं, 1, 2 या 3 की वजह से. लेकिन इंटरप्लेट में क्या होता है, सिर्फ एक प्लेट टेक्टोनिक ही आप वो रिस्पॉन्सिबल होती है अर्थक्वेक आने के लिए. ओके. दिस इज सिस्मिक जोन इन इंडिया. हमने इंडिया को 4 सिस्मिक जोन में डिवाइड किया है. जोन 2, जोन 2, 3, 4 एंड 5. एक इस हिसाब से डिवाइड किया कि हमने फ्रीक्वेंसी देखी कि अर्थक्वेक कितने टाइम में आते हैं, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड देखा. तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन करके हमने इस जोन को डिवाइड किया है. ये इमेजनरी लाइन है, इसका ऐसा नहीं है कि आपका जोन इसी में आएगा. ये इमेजनरी है कि हाँ इस यहाँ पे अगर ब्लू है जोन 2 में है मतलब वहाँ लेस अर्थक्वेक आएंगे. राइट. और उसका मैग्नीट्यूड भी कम होगा. ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं. लेकिन हो सकता है जोन चेंज भी हो जाए. वैसे ही अगर मैं जोन 5 की बात करूँ, ये यहाँ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड वाले अर्थक्वेक आते हैं. यहाँ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड वाले अर्थक्वेक आते हैं जोन 5 में, और मैक्सिमम अर्थक्वेक आते हैं. मतलब अर्थक्वेक की तरह से देखा जाए तो जोन 2 सेफ है और जोन 5 मैक्सिमम डेंजरस है. राइट. नाउ वी हैव सम फिलोसॉफी.
फिलोसॉफी कैसे होती है कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग डिज़ाइन करनी हो तो हमें कुछ फिलोसॉफी फॉलो करनी, कुछ ऐसी सोच बनानी होगी कि हम अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिज़ाइन कर सकें। तो फिलोसॉफी के मुताबिक पहले हमें समझना होगा कि अर्थक्वेक आते कैसे, उसका क्या अकरेंस का एवरेज एनुअल होता है, मतलब एक साल में कितने अर्थक्वेक आते हैं। मतलब एक साल में अगर 800 अर्थक्वेक आ रहे हो जिसका मैग्नीट्यूड 5 to 5.9 है, मतलब मॉडरेट है, मीडियम है पूरे वर्ल्ड में, इन द वर्ल्ड। हम ये बात नहीं कर रहे कि इंडिया बेस की बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड की। पूरे वर्ल्ड में 800 अर्थक्वेक आते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 5 और 5.9 होता है। एंड वन मोर थिंग, देयर इज 18 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक, 18 अर्थक्वेक, 18। ओके, अब होता है 18 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक, मतलब 18 अर्थक्वेक आते हैं जिसका मैग्नीट्यूड होता है 7 to 7.9। मतलब पूरे वर्ल्ड में 800 अर्थक्वेक आते हैं। हमें लगता है यार बहुत ज़्यादा 800, लेकिन उसमें से 18 अर्थक्वेक ऐसे होते हैं जो आपकी बिल्डिंग को मैक्सिमम डैमेज कर सकते हैं, 7 to 7.9। अब दूसरी बात, अब अर्थक्वेक कैसा होता है। अब हमने कहा कि 800 आते हैं, उसमें से 80 रेयरर्स होते हैं। अब हम बात करें इंडिया बेस की, ये बात थी वर्ल्ड की, अब हम बात करें इंडिया बेस की। अब इंडिया में कितने अर्थक्वेक आएंगे, वंस इन 500 जो रेयर है, रेयर अर्थक्वेक मतलब 7 to 7.9 मैग्नीट्यूड वाले अर्थक्वेक, मतलब स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक वंस इन 500 ईयर्स, मतलब 500 ईयर्स में सिर्फ एक बार, और इवन और फिर भी 2000 ईयर्स में एक बार। हमने पहले क्या बात की कि वर्ल्ड की बात की कि वर्ल्ड में पूरे 800 अर्थक्वेक्स आते हैं एन्युअली। ओके, बट 500 ईयर्स में एक बार आता है इंडिया में। उसमें भी अगर हम चूजन प्रोजेक्ट करें कि हमारा कोई एरिया, मतलब मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ या राजस्थान की बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसे स्टेट की बात कर रहा हूँ, उसमें ऐसे अर्थक्वेक 2000 ईयर्स में एक बार आएंगे। और हमारी की बिल्डिंग लाइफ स्पान कितनी है, 500 to 100 ईयर्स। मतलब हमारे लाइफ में जितने अर्थक्वेक बिल्डिंग जितने अर्थक्वेक देखेगी उतने तो अर्थक्वेक आएंगे ही नहीं। तो पहली सोचिए बनती है कि हम अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग डिजाइन कैसे करें और क्यों करें, क्योंकि वो अर्थक्वेक आने वाले नहीं है। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि अगर 50 से 100 साल की हमारी लाइफ स्पान है, बिल्डिंग के लाइफ स्पान है 15 to 100 ईयर्स, at a time we cannot see any earthquake, but these numbers are predicted, it will be changed. Then what happen, building will be collapsed. So we have two types of design in building. हमें दो तरह की बिल्डिंग डिजाइन मिलती है। फर्स्ट, अर्थक्वेक प्रूफ डिजाइन। अर्थक्वेक प्रूफ मतलब क्या कि हमारे अर्थक्वेक आया स्ट्रॉन्ग बट रेयर, कभी आने वाला नहीं है ऐसा अर्थक्वेक आया, मतलब 8 मैग्नीट्यूड या 9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, फिर भी हमारी बिल्डिंग में कोई डैमेज नहीं होगा, एक भी तरह की क्रैक हमारी बिल्डिंग में नहीं देखने को मिलेगी। उसे कहते हैं हम अर्थक्वेक प्रूफ डिजाइन, राइट। और ऐसी बिल्डिंग बनाने क्या होता है कि हमारा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, कॉस्टली बहुत ज़्यादा पड़ती है, हम ऐसी बिल्डिंग बना रहे हो तो। लेकिन जब हमने पहले डिस्कस किया कि हमारी बिल्डिंग की लाइफ स्पान 15 to 100 ईयर्स है, और बहुत ही रेयर कैसे कि अगर उस पर अर्थक्वेक आएगा, उस बिल्डिंग पे अर्थक्वेक फोर्स लगेगा, बहुत ही रेयर है। तो ऐसे में इतना ज़्यादा खर्च करना, इतना ज़्यादा कॉस्टिंग करना ज़रूरी है, रिक्वायर है? नहीं।
हम अर्थक्वेक प्रूफ डिज़ाइन नहीं करते। अर्थक्वेक प्रूफ की सिंपल डेफिनेशन है कि हमारी बिल्डिंग को कोई भी डैमेज नहीं होगा, चाहे जितना भी बड़ा अर्थक्वेक आ जाए। नेक्स्ट हम करते हैं अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन। तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन में हम क्या करते हैं कि बिल्डिंग को थोड़ा सा डैमेज हो, बिल्डिंग को थोड़ा सा डैमेज हो, लेकिन हम क्या ध्यान रखते हैं कि पीपल की सेफ्टी बनी रहे। हम प्रूफ में क्या ध्यान रखते थे, अर्थक्वेक प्रूफ में हम ये ध्यान रखते थे कि बिल्डिंग में किसी तरह का डैमेज ना हो, लेकिन अर्थक्वेक रेजिस्टेंस में हम ध्यान रखते हैं कि बिल्डिंग में थोड़ा सा ही डैमेज हो, लेकिन पीपल की सेफ्टी बनी रहे और बिल्डिंग कोलैप्स ना हो, मतलब बिल्डिंग टूटे नहीं। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस में इस तरह का है। तो यहाँ की 3 फिलोसॉफी है अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग की। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग की 3 फिलोसॉफी है। फर्स्ट फिलोसॉफी हम इसे कहते हैं कि माइनर अर्थक्वेक आया, मतलब 2 से 4 मैग्नीट्यूड। ये समझ लो कि 2 से 4.9 मैग्नीट्यूड का बहुत ही माइनर है। आपको थोड़ी सी जमीन है और पता चल जाएगा हाँ अर्थक्वेक आया था, इतना छोटा सा अर्थक्वेक। ओके, माइनर अर्थक्वेक है। तो ऐसे में क्या होगा कि इसकी वजह से आपकी बिल्डिंग के कोई भी मेंबर डैमेज नहीं होंगे। ये फिलोसॉफी है यहाँ की, मतलब कोई भी मेंबर डैमेज नहीं होगा, और अगर डैमेज हुआ तो वो रिपेयरेबल हो, मतलब उसे रिपेयर किया जा सके, उस तरीके का डैमेज हो। राइट। सेकंड वन की अगर उसे मॉडरेट अर्थक्वेक आया, मतलब 5 to 6.9, ये मॉडरेट होते हैं। 7 तो हायर से तेरा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन 5 to 9 ये मॉडरेट होते हैं, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं और ज़्यादा माइनर भी नहीं, मॉडरेट हो। अब मॉडरेट अर्थक्वेक में क्या होगा कि आपकी मेन मेंबर है वो डैमेज होगा, लेकिन कैसा, रिपेयरेबल, उसे रिपेयर किया जा सके, उस तरीके का डैमेज। और अगर कोई स्ट्रक्चर डैमेज भी हो तो उसे रिप्लेस्ड किया जा सके, राइट। और अगर स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आया और ऐसे में आपके मेन मेंबर्स भी डैमेज हो गए, ऐसे डैमेज हो गए कि वो रिपेयर ही ना हो। स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक में आपके मेन मेंबर भी डैमेज हो गए, लेकिन ऐसे डैमेज हो गए कि वो रिपेयर भी ना हो, और ऐसे टाइम में आपकी बिल्डिंग कोलैप्स नहीं होनी चाहिए। मतलब बिल्डिंग में कोई कैजुअलिटी ना हो, ह्यूमन लाइफ या एनिमल लाइफ की कैजुअलिटी ना हो। राइट। तो ये 3 फिलोसॉफी है, माइनर, मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग। अब कुछ प्रिंसिपल्स हैं हमारे पास कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग को किस तरह से डिजाइन किया जाए, ये प्लानिंग प्रिंसिपल्स हैं। अब अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन का ना बहुत ही सिंपल लॉजिक है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग की डिजाइन करने मतलब वो स्ट्रक्चर इंजीनियर का पार्ट है, नहीं, वो आर्किटेक्चर का भी पार्ट है। कहते कि आप स्ट्रक्चर ही इंजीनियर करोगे, आप आर्किटेक्चर प्लानिंग भी कर सकते हैं। अगर आपका आर्किटेक्चर प्लानिंग सही हुआ तो भी आपकी अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग डिजाइन होगी। तो ये दोनों का पार्ट है, ना कि सिंगल से स्ट्रक्चर डिजाइन ही पार्ट करता रहे, स्ट्रक्चर इंजीनियर ही उसमें इफेक्ट करता रहे कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग में नहीं है इसलिए मेरा पार्ट हुआ। नहीं, इसमें आर्किटेक्चर का भी कंपाउंड उतना पार्ट है। तो ये जो प्रिंसिपल्स है वो आर्किटेक्चर प्रिंसिपल्स है। ओके, तो फर्स्ट प्रिंसिपल है आर्किटेक्चर का, लाइटनेस, सिमेट्री, रेगुलरिटी, सिंप्लिसिटी, कंटिन्यूटी एंड साइज ऑफ बिल्डिंग। मेन इंपॉर्टेंट है सिंप्लिसिटी, सिमेट्री एंड कंटिन्यूटी। ये 3 मेन है, बाकी के जो 3 हैं वो ऑल्टरनेट इसमें से ही अलग पार्ट्स किए गए हैं। ओके, तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं लाइटनेस।
लाइटनेस मतलब क्या? लाइटनेस मतलब बिल्डिंग को कम से कम वेट देना, बिल्डिंग की वेट कम करना, राइट। मतलब इतना ज़्यादा हेवी स्ट्रक्चर भी मत बनाओ कि थोड़ा सा करके वो बिल्डिंग गिर जाए, अपने वेट की ही वजह से गिर जाए। इतना भी हैवी स्ट्रक्चर नहीं बना, हमें बिल्डिंग को हो सके उतना लाइट बनाना है, राइट। क्योंकि अर्थक्वेक फोर्स क्या है, वो मास पे इफेक्ट करेगा। कैसे हम अगर कैलकुलेट करेंगे इसमें फोर्स, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम वेट कम करें तो ये फोर्स कम होता है। क्योंकि जितना वेट फ्लोर पे ज़्यादा आएगा आपका अर्थक्वेक फोर्स उतना ही इंक्रीज होगा। तो अगर हम लाइट बनाए स्ट्रक्चर तो वेट कम लगेगा, फोर्स कम लगेगा, तो हमारी बिल्डिंग सेफ रहेगी। इसे कहते हैं लाइटनेस। सिमेट्री, सिमेट्री मतलब बिल्डिंग लुक सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल बिल्डिंग आर सब्जेक्टेड टू ट्विस्ट और टॉर्सन ड्यूरिंग अर्थक्वेक। मतलब जब असिमेट्रिकल बिल्डिंग बनाएंगे तो उसमें हमें ट्विस्ट देखने को मिलेगा, राइट। असिमेट्रिकल बिल्डिंग मतलब क्या होगा कि हमारी बिल्डिंग का मास इनरेगुलर होगा, और ऐसे में हमें ट्विस्ट और टॉर्सन दोनों देखने को मिलेगा। ज़्यादातर बिल्डिंग अगर सिमेट्रिक बिल्डिंग बनाओगे, अगर आप एज्यूम करो आपने ये बिल्डिंग बनाई, ये सिमेट्रिक बिल्डिंग है, तो आपके फ्रंट और बैक मूवमेंट ही आएंगे, यही मूवमेंट आने वाला है, फ्रंट और बैक। बिल्डिंग आगे जाएगी पीछे आएगी, आगे जाएगी पीछे आएगी। अर्थक्वेक के टाइम पे, अर्थक्वेक लोड की बात करो, अगर उसमें ट्विस्टिंग होगा तो वो मोर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सिमेट्रिसिटी को समझना है तो हम एक इमेजिन करते हैं कि आपने एक स्विंग बनाया है, इस तरह का एक स्विंग बनाया है आपने, ओके। और ये स्विंग एक ब्रांच पे बंधा हुआ है, एक ट्री की ब्रांच पे बंधा हुआ है, और उस पे रोप है। अब यहाँ एज्यूम करो ये जो ब्रांच है ये बिहेव करेगी एज अ फाउंडेशन, ये फाउंडेशन है, रोप जो है वो आपके कॉलम है, और ये जो है ये आपका फ्लोर, राइट। ओके, तो ब्रांच, कॉलम एंड फ्लोर, ये आपने एज्यूम कर लिया। मतलब क्या करना है कि बिल्डिंग को उल्टा उल्टा समझना है कि ये फाउंडेशन है, ये कॉलम है और ये रोप है। अब यहाँ पे अर्थक्वेक आता है, मतलब मैं यहाँ पे फोर्स लगाता हूँ, यहाँ पे एक डायरेक्शन में फोर्स लगा तो क्या होगा, स्विंग फ्रंट जाएगा बैक आएगा, फ्रंट जाएगा बैक आएगा, ये फिनोमेना होता है अर्थक्वेक का। अब इसी कंडीशन को मैं सिंप्लिसिटी के तौर पर अलग तौर पर करता हूँ कि अगर यहाँ मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्या आप ये समझ लो कि ये जो बच्चा है वो जो स्विंग है उसकी एक साइड पे बैठा हुआ है, इस वजह से क्या होगा कि इस साइड पे वेट इंक्रीज हो जाएगा। बिल्डिंग में भी यही समझो कि आपका एक साइड का मास ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, अब ये स्विंग फोर्स लगेगा तो ट्विस्ट भी होगा और साथ में फ्रंट एंड बैक भी होगा। सेम चीज़ वर्क करती है हमारी बिल्डिंग में। अगर हम बिल्डिंग का मास ज़्यादा इंक्रीज कर लेंगे तो ये चीज़ हमें देखने को मिल सकती है। एक साइड मास ज़्यादा होगा तो हमें ट्विस्ट और ये फ्रंट और बैक दोनों मूवमेंट देखने को मिलेंगे, ट्विस्ट और डिस्प्लेसमेंट दोनों देखने को मिलेगा, और ये बिल्डिंग को ज़्यादा डैमेज करेगा, ओके। और सेम थिंग यहाँ पे, ये जो अलग अलग प्लैंक मैंने लगाए हैं, इसका मतलब क्या हो कि मैंने अलग अलग फ्लोर की बात की। ये ग्राउंड फ्लोर हुआ, ये फर्स्ट फ्लोर हुआ, ये टेरेस या सेकंड फ्लोर। अब इस चीज़ को समझो कि जैसे जैसे मैं प्लैंक इंक्रीज करता जाऊंगा वैसे वैसे क्या होगा कि जो सबसे नियरर है, जो फाउंडेशन के सबसे नियरर है, वहाँ सबसे कम डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, और जो सबसे फार है वो सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, राइट। मतलब ये समझो कि आप जितने फ्लोर इंक्रीज करते जाओगे आपका डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा फ्रॉम द टॉप स्टोरी, और बॉटम स्टोरी में डिस्प्लेसमेंट कम होगा, राइट। अब ये थर्ड है। अब यहाँ क्या है कि आपका ये जो ब्रांच है
ब्रांच है वो अनइक्वल हाइट पे है, ब्रांच जो है अनइक्वल हाइट पे है। अब अनइक्वल हाइट पे मीन्स क्या हुआ कि हमारी रोप की लेंथ भी चेंज हो गई, क्योंकि यहाँ रोप कम लगेगी, यहाँ रोप ज़्यादा लगेगी। अब ये अनइक्वल हाइट पे मतलब क्या है कि आपका बिल्डिंग स्लोपी ग्राउंड पे है, जहाँ एक कॉलम की लेंथ ज़्यादा आती है, दूसरे की कम। अब ऐसे सिचुएशन में अगर आप मास डिस्ट्रीब्यूशन सही से भी करोगे तो भी आपको ट्विस्टिंग और डिस्प्लेसमेंट दोनों देखने को मिलेगा, राइट। इसीलिए स्लोपी ग्राउंड पे बनाने वाली बिल्डिंग ज़्यादा डैमेज होती है इस कंडीशन की वजह से, राइट। अब हम बात करते हैं रेगुलरिटी। रेगुलरिटी मतलब क्या कि हमें बिल्डिंग का प्लान सिंपल रखना, लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, पेंटागन, और उसकी जगह हमने कॉम्प्लेक्स शेप रखे, लाइक एल टी ई एच यू, जो बिल्डिंग के शेप्स आते हैं। इस शेप का होगा क्या कि आपका लोड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही बुरी तरह से होगा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा, और ये ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज कर सकती है, राइट। तो ये चीज़ होती है कि हमें बिल्डिंग रेगुलर बनानी है, इस तरीके से नहीं। और ऐसे में क्या होता है कि अगर हमें रेगुलर बिल्डिंग बनानी भी हो, अगर हम रेगुलर बिल्डिंग बनाए भी, ये रेगुलर बिल्डिंग अगर मैंने बनाई भी, तो इसमें क्या होगा कि मैं इसे पार्ट्स में डिवाइड करूँगा इस तरीके से। ये एल शेप बिल्डिंग है, मैंने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दी, दो यूनिट में डिवाइड कर दी, बीच में 30 से 40 mm की गैप छोड़कर। ये गैप क्यों छोड़ी मैंने? ताकि पॉन्डिंग इफेक्ट ना हो, हैमरिंग इफेक्ट ना हो, बिल्डिंग एक दूसरे से टकराए नहीं। इस वजह से मैंने 30 से 40 mm की गैप छोड़ी। अगर मैं गैप नहीं छोड़ता और ये सीधा एक यूनिट में बनाता तो दोनों के मूवमेंट अलग अलग आते। आप ये समझो कि यहाँ पे अर्थक्वेक इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसमें इस तरह का फोर्स लगेगा, इसमें फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो ये बिल्डिंग क्या करेगी, ये यूनिट इस यूनिट को डैमेज कर देगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो रहा है। अब यहाँ ये एरिया ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, यहाँ ये लेंथ ज़्यादा है, तो यहाँ पे फोर्स ज़्यादा इफेक्टिव करेगा कंपेयर टू दिस। मतलब इस बिल्डिंग का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा देखने को मिलेगा इस बिल्डिंग से, और ये डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होने की वजह से ये यूनिट डैमेज हो सकता है, राइट। सेम थिंग अगर यहाँ देखो, यहाँ ये टी शेप है, ओके। अब यहाँ अर्थक्वेक इस डायरेक्शन में आ रहा है, अब यहाँ ये एरिया ज़्यादा है, ये लेंथ ज़्यादा है, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, और ये एज ए एक यूनिट वर्क कर रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कम होगा। मतलब क्या होगा कि इतना जो सेंटर पोर्शन है, सेंटर पोर्शन है, वो दो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेंगे, और इस वजह से वो डैमेज हो सकता है, वो डैमेज हो सकता है। तो इस वजह से रेगुलरिटी क्या कहती है कि आप बिल्डिंग जब बनाओ तो ऐसे कॉम्प्लेक्स शेप्स ना बनाओ, और अगर ऐसे कॉम्प्लेक्स शेप्स बना भी रहे हो तो उसमें सेपरेशन रखो, उसके अलग अलग पार्ट्स पे बनाओ। और ये अलग अलग पार्ट्स बनाने के दो रीजन है कि आपकी रेगुलरिटी भी मेंटेन हो जाएगी और सिमेट्रिसिटी भी मेंटेन हो जाएगी, राइट। जो मैंने हैमरिंग इफेक्ट की बात की, पॉन्डिंग इफेक्ट की बात की, वो मैंने यहाँ लिखी हुई है, ओके। सेकंड है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी में क्या है, अब सिंप्लिसिटी क्या है कि अगर हम एस्थेटिक व्यू बनाए, कोई ऐसी बिल्डिंग बनाए कि यार क्या बात है, बहुत बढ़िया दिख रही है, ऐसी बिल्डिंग बनाए कि हाँ चलो ये तो क्या बात है, हमने क्या डिज़ाइन लगाई इसमें, आर्किटेक्चर में क्या डिज़ाइनर ने काम किया। लेकिन ऐसी बिल्डिंग बनाने की वजह से क्या होगा कि आपकी अर्थक्वेक रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है ना बिल्डिंग की, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। बिल्डिंग की हो सकता है वो प्रॉपर्टी नहीं रहे, क्योंकि हमने एस्थेटिक व्यू दिया है। एस्थेटिक व्यू देने के लिए हमने सिंपल जो रेगुलरिटी है, जो सिमेट्री है, वो मेंटेन नहीं की। सिंपल है ना। अब अगर हम सिंप्लिसिटी से बाहर जा रहे हैं, एस्थेटिक व्यू दे रहे हैं, तो रेगुलरिटी और सिमेट्री मेंटेन नहीं की हमने, तो इस वजह से हम सिंप्लिसिटी मेंटेन कर रहे हैं। तो ऐसे में एस्थेटिक व्यू बनाना हम अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि हमें अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग चाहिए। और ये जो एस्थेटिक व्यू है वो देता है आर्किटेक्चर।
मतलब अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाने के लिए आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियर दोनों का कॉम्बिनेशन रखता है, ना कि सिर्फ आर्किटेक्चर का या ना कि सिर्फ सिविल इंजीनियर का, दोनों का लगेगा, आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियर दोनों का। अवॉइड सिंपलिसिटी, एस्थेटिक क्यों हमें अवॉइड करना है? ताकि हमें बिल्डिंग में सिंपलिसिटी आए। और सिंपलिसिटी कैसे आएगी? आर्किटेक्चर देगा और सिविल इंजीनियर उस पर अप्रूवल दे करेगा। अगर हम एस्थेटिक व्यू चाहते हैं तो हमें रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी, अथवा रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी बिल्डिंग की कॉम्प्रोमाइज करनी, उसे छोड़ना पड़ेगा, और ये हम नहीं चाहते। तो अब सिंपलिसिटी का दूसरा फिनोमिना ये है कि हमें बिल्डिंग बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बनानी, बहुत ज़्यादा प्लान एरिया नहीं लेना है, और बहुत ज़्यादा हाइट भी नहीं देनी है। ऐसा क्यों? लुक एट हियर, यहाँ देखिए, यहाँ बिल्डिंग बहुत ज़्यादा टॉल है, सॉरी बहुत ज़्यादा लॉन्ग है ये बिल्डिंग बहुत ज़्यादा लॉन्ग है कंपेयर टू इस हाइट, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। इस हाइट मैक्सिमम लेंथ की वजह से यहाँ डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, लेकिन ये हाइट उसे इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं देगी। इस लेंथ की वजह से, ज़्यादा लेंथ की वजह से डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा देखने को मिल सकता है, लेकिन ये जो हाइट है, शॉर्ट हाइट, ये उसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं देगी, और ये कम डिस्प्लेसमेंट इस बिल्डिंग के कॉर्नर्स को डैमेज कर सकता है। सेम थिंग ये टॉल बिल्डिंग है। आप ये एज्यूम करो आपके पास एक बहुत लंबा सलिया जैसा है, कुछ ऐसा रोड है। अब जो रोड शॉर्ट होगा, छोटा वाला होगा, वो आप बेंड नहीं कर पाओगे, लेकिन जो रोड लंबा होगा उसे इजीली बेंड कर दोगे। सेम थिंग, अर्थक्वेक फोर्स इतना ज़्यादा आएगा उतना बिल्डिंग मैक्सिमम बेंड हो जाएगा और कोलैप्स हो जाएगा। सेम थिंग यहाँ समझो, एक प्लेट है, प्लेट जितनी बड़ी होगी, जितनी लंबी होगी, आप उसे इजीली बेंड कर पाओगे, लेकिन अगर प्लेट ज़्यादा बड़ी ना हो, थोड़ी शॉर्ट हो, उस साइज में नहीं हो, तो उसे बेंड नहीं कर पाओगे। यही बात होती है अर्थक्वेक की सिंप्लिसिटी की। अब इसमें हमें एक स्लेंडरनेस रेशियो दिया हुआ है कि हमें हाइट और विड्थ कितनी रखनी है, तो उसका रेशियो 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाइट और विड्थ का रेशियो, हाइट और विड्थ का रेशियो 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसे कहते हैं स्लेंडरनेस रेशियो। और अगर हमें ऐसी बिल्डिंग बनानी है, ये टू लॉन्ग है या टू प्लान एरिया है, तो हम क्या करते हैं, जो हमने रेगुलरिटी में किया, हम इसे स्मॉल बिल्डिंग्स में डिवाइड कर देंगे, स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देंगे। बिल्डिंग की लेंथ तो उतनी ही रहेगी, लेकिन क्या करें, यूनिट बना रहे हैं, उसका एक पार्ट्स बना रहे हैं, जिस वजह से रेगुलरिटी मेंटेन होती है, सिमेट्रिसिटी भी मेंटेन हो जाती है, राइट। नेक्स्ट वन है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंटिन्यूटी क्या इफेक्ट करती है कि लोड पाथ, लोड मैकेनिज्म की बात करती है। ओके, लोड मैकेनिज्म कैसा है? अगर हम रेगुलर बात करें, रेगुलर बिल्डिंग है, तो उसका लोड मैकेनिज्म क्या होता है? स्लैब कॉलम टू फाउंडेशन एंड टू सॉइल। ये रेगुलर लोड मैकेनिज्म है जो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अर्थक्वेक टाइप में क्या होता है, हमारा लोड मैकेनिज्म थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। क्या करता है कि अर्थक्वेक फोर्स क्या करता है, वो टॉप पोर्शन से आता है और इतना शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करता है जिसकी वजह से वो सीधा ग्राउंड पे जा सके। हमें उस तरह का पाथ उसे देना है कि अगर वो स्लैब बीम और कॉलम से आ रहा है तो सीधा फाउंडेशन के हिसाब से न जा सके, सॉइल में जा सके। हमें इस तरह का पाथ मिलता है। लेकिन अगर बीच में कोई डिसकंटिन्यूटी आ जाती है, तो लोड ट्रांसफरिंग पाथ डैमेज होगा, उसमें डिसकंटिन्यूटी आएगी लोड ट्रांसफर में, तो वो बिल्डिंग को डैमेज करेगा। तो हमारे पास उस फिगर से यहाँ देखिए, ये एक डिसकंटिन्यूटी हुई, ये एक डिसकंटिन्यूटी हुई, ये भी डिसकंटिन्यूटी हुई। ये कैसे? यहाँ एरिया कम है, यहाँ एरिया ज़्यादा है। अब अगर मैं लोड मैकेनिज्म की बात करूँ तो वो इजी है कि यहाँ के फ्लोर से जाएगा, बीम में जाएगा, कॉलम में जाएगा और कॉलम से सीधा नीचे। ये सीधा बात है, ये सिंपल लोड मैकेनिज्म है। लेकिन जब अर्थक्वेक आएगा तब क्या होगा, हर फ्लोर पे अलग अलग लोड होगा और वो सारा लोड कॉलम में जाएगा।
अब यहाँ आने के बाद क्या होगा कि ये एरिया ज़्यादा है, तो ये कॉलम का लोड इस बीम में जाने के लिए तैयार हो जाएगा, ये इस बीम में चला जाएगा, यहाँ पे लगाए हुए बीम में चला जाएगा, और ये एक डिसकंटिन्यूटी इफेक्ट जनरेट करेगा। सेम थिंग यहाँ पे भी होगी, ये डिसकंटिन्यूटी, यहाँ पे भी डिसकंटिन्यूटी होगी। तो ये डिसकंटिन्यूटी सेटबैक्स रखना ज़रूरी है, लेकिन ये डिसकंटिन्यूटी आपकी बिल्डिंग को डैमेज कर सकती है। अर्थक्वेक के टाइम से रेगुलर नहीं, अर्थक्वेक में ये डैमेज कर सकती है। सेम थिंग यहाँ देखिए, यहाँ फ्लोर में से बीम में से आपका ये कॉलम में से लोड आ रहा है, अर्थक्वेक का लोड, ये मैकेनिज्म जैसा है, और यहाँ से सीधा ग्राउंड में चलना जाना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या हुआ, कॉलम ही मिसिंग है, यहाँ पे कॉर्नर पे कॉलम ही मिसिंग है, क्योंकि ये एरिया पार्किंग के लिए बनाया गया है, कॉलम ही मिसिंग है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका लोड मैकेनिज्म यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी क्रिएट करेगा, और ये आपकी बिल्डिंग को डैमेज करेगा। समझ लो कि कोई कहीं से पानी आ रहा है, बड़े जोर से आ रहा है, और अचानक उसका मोड़, यहाँ से अगर पानी गिरा, आप ये समझो यहाँ से पानी आ रहा है और बड़े जोर से यहाँ पे टकरा रहा है, तो ये यहाँ पे डैमेज नहीं करेगा। सेम थिंग यही हो रहा है कि यहाँ से अर्थक्वेक लोड आ रहा है और यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी मिल रही है, मतलब यहाँ पे डैमेज होगा। सेम थिंग यहाँ भी हो सकता है, अगर आपको लग रहा है ये सिंपल फिनोमिना है ना, यहाँ से ये सीधा कॉलम में जा रहा है, क्योंकि ये कॉलम है, ये सीधा ग्राउंड में जा रहा है, नहीं नहीं, यहाँ हाइट चेंज हो रही है, यहाँ हाइट चेंज हो रही है। इससे क्या होगा कि यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, यहाँ से थोड़ा अलग होगा, इतनी स्टोरी का डिस्प्लेसमेंट इस स्टोरी से अलग होगा, और ये इनइक्वल डिस्प्लेसमेंट भी डिसकंटिन्यूटी का पार्ट है, और आपकी बिल्डिंग इस वजह से भी डैमेज होती है। सेम थिंग यहाँ स्लोपिंग ग्राउंड पे देखिए, ये कॉलम की हाइट चेंज हो रही है। हमने पहले डिस्कस किया कि स्लोपिंग ग्राउंड पे शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम के बीच डिसकंटिन्यूटी रहती है। यही होगा, ये आपका कॉलम बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, ये शॉर्ट है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट कम होगा, और ये भी डिसकंटिन्यूटी होगी। लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म में ये भी डैमेज कर सकता है। और ये हैंगिंग और फ्लोटिंग, ये कॉलम्स तो हमेशा डैमेज हो गए। आप ये समझो कि आपका बीम पर से लोड आ रहा है, कॉलम पे से जा रहा है, ये मैकेनिज्म ये फॉलो होता है, ये रेगुलर मैकेनिज्म, ये रेगुलर मैकेनिज्म। लेकिन अर्थक्वेक टाइम में क्या होगा, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी मिल रही है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी मिल रही है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी मिल रही है लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म में, तो ये भी डिसकंटिन्यूटी डैमेज करेगी आपकी बिल्डिंग को। मतलब हमें डिसकंटिन्यूटी नहीं रखनी है फ्लो ट्रांसफर में, हमें सिंपली ड्राइंग करनी है, सिंपली प्लान बनाना है बिल्डिंग का जिसमें डिसकंटिन्यूटी कम हो। हमें हैंगिंग और फ्लोटिंग कॉलम नहीं बनाना है। अब यहाँ अगर मटेरियल भी चेंज हो जाता है, देखिए ये पूरा ब्रिक मेसनरी है, ओके, ये पूरा एरिया ब्रिक मेसनरी है, लेकिन यहाँ क्या है, कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, आरसीसी से शियर वॉल बनाई गई है। अब ये भी डिसकंटिन्यूटी का पार्ट है, क्योंकि यहाँ क्या होगा कि फोर्स आएगा, हम ये एक्सप्लेन करेंगे बॉक्स एक्शन क्या होता है, लेकिन अभी समझ लो कि बॉक्स एक्शन में अगर ये यहाँ पे फोर्स लगेगा, अर्थक्वेक फोर्स लगेगा, तो ये बहुत कम डिस्प्लेस होगा, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा क्रिएट करेगा, राइट। और अगर इस डायरेक्शन में अर्थक्वेक आया तो ये तो डिस्प्लेस नहीं होगा, लेकिन ये डिस्प्लेस हो जाएगा, ये वॉल डिस्प्लेस हो जाएगी, क्योंकि ये मटेरियल चेंज हो गया ना, दोनों की प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, राइट। अब यहां समझो कि अगर हम स्लोपिंग ग्राउंड पे बनाए, अनइक्वल हाइट है कॉलम की, तो ये ट्विस्टिंग भी डैमेज, ट्विस्टिंग और टॉर्सन भी जनरेट करेगा, और ये बिल्डिंग को डैमेज करेगा। सेम थिंग है अगर हम हैंग और फ्लोटिंग कॉलम बनाए जो बीम के ऊपर रेस्ट करते हो, तो वो भी डिसकंटिन्यूटी होगी लोड ट्रांसफर पाथ में, ये भी बिल्डिंग को डैमेज करेगा, राइट। अब इसका कॉन्सेप्ट समझिए, ये कब हमें ध्यान में आया कि कब, ये जब हमने 2001 भुज अर्थक्वेक हुआ गुजरात में 2001 में अर्थक्वेक आया था। उस वक्त भुज में कई सारे बिल्डिंग डैमेज हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा वो बिल्डिंग डैमेज हुई जो ओपन ग्राउंड स्टोरी थी, जिसका मेन मकसद था पार्किंग बनाने के लिए। ओपन ग्राउंड स्टोरी मतलब इस तरह की, ये
ये ये ये नीचे से ओपन रखा गया ताकि इसमें पार्किंग की जा सके, ये सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ, राइट। इसलिए कंटिन्यूटी भी हमें ध्यान रखनी है। मतलब सिंपल फिनोमेना, यहाँ जो प्रिंसिपल्स है उसका मतलब ये है कि आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हो तो उसकी डिज़ाइन, उसकी प्लानिंग सिंपल रखो, कुछ भी एस्थेटिक। सेकंड है साइज ऑफ बिल्डिंग, जो हमने बात की, लॉन्ग टू शॉर्ट, इस तरह की चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। ओके, अब मैंने जैसे बात की टू लॉन्ग बिल्डिंग होगी जिसमें एक तरफ से फोर्स आएगा तो एक साइड डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, हाइट की वजह से डिस्प्लेसमेंट कम होगा, तो ऐसे में वो कॉर्नर डैमेज होगी। और अगर इसे अवॉइड करना है तो हम क्या करेंगे, उसे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, उसे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, राइट। इस तरीके से ये देखिए, यहाँ एल शेप है, टी शेप है, वाई शेप है, ई शेप है, इस तरह से पार्ट्स में डिवाइड कर दो, राइट। ओके ओके, तो अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग के प्लानिंग क्या है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एक्सप्लेन symmetry simplicity principles in the construction of earthquake resistance planning of building। मतलब ये क्वेश्चन आपको क्या लिखना है, सिमेंट्रिसिटी और सिंप्लिसिटी, दो ही चीजें लिखनी है। प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन की, तब तक नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर, और पढ़ते रहिएगा।